हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 18 और 29 में आरोपी कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, कैसे वो आरोप मुक्त हो सकते हैं, सज़ा से बच सकते हैं और क्या प्रोसिक्यूशन की कौन कौन सी वीकनेसेस होती हैं जो अक्यूज़ के पक्ष में जाती हैं और उसका एक्विटल हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 18 और 29 में आरोपी सज़ा से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 18 है, यानी कि धारा 18 है, जो वो क्या कहती है कि पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू ओपियम, पॉपी एंड ओपियम, यानी कि ये अफीम से संबंधित ये धारा है जिसमें अफीम की खेती करने के बारे में या मैन्युफैक्चर करने में या उसका जो है पोजेशन में, सेल करने में या उसको जो है परचेज़ करना जो है एक ऑफेंस माना गया है। और इसमें अगर स्मॉल क्वांटिटी में ये पॉपी हस्क, ओपियम पॉपी और ओपियम पकड़ी जाती है तो उसमें 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और साथ में फ़ाइन है। और अगर ये कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ी जाती है तो तब जो है 10 साल तक की, 10 साल से कम की सज़ा नहीं होगी, जो बढ़कर 20 साल भी हो सकती है। और इसमें 1 लाख से कम जुर्माना नहीं होगा, जो बढ़ के 2 लाख हो सकता है। और कई बार जो है ये 2 लाख से भी ज़्यादा जो है इसमें कन्विक्शन हो जाता है, फ़ाइन हो जाता है। ऐसे ही 29 सेक्शन जो है ये पनिशमेंट फॉर अबैटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी कि जो कॉन्ट्राबैंड्स हैं उनके प्रचार प्रसार में या उनके वितरण में, पोजेशन में जो कोई इस क्राइम को अबैट करता है, उसको जो है उकसाता है या उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो इन्वॉल्व होता है, तो तब जो है सेक्शन 29 लगती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि जिनको अपनाकर सेक्शन 18 और 29 में आरोपी दोष मुक्त हो सकता है, उसमें उसका जो है एक्विटल हो सकता है ट्रायल में। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो सेक्शन 50 में है एनडीपीएस एक्ट के। वो क्या कहता है, जो 50 सेक्शन है कि कंडीशंस अंडर विच सर्च ऑफ पर्सन्स शैल बी कंडक्टेड। इसमें कुछ ऐसे प्रोसीजर रखे गए हैं सेक्शन 50 में कि एनडीपीएस एक्ट के आरोपियों की तलाशी कैसे होगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा, कौन कौन से पॉइंट्स फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये एक सेक्शन 50 की कंपाइलेशन, बहुत ही कंप्लाइंस बहुत ज़रूरी है जो है सेक्शन 18 को और सेक्शन 29 को प्रूव करने के लिए। तो अब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो जिनका जो फ़ायदा है या बेनिफिट ऑफ डाउट है वो आरोपी को मिल सकता है। इसमें नंबर 1 है कि अगर आईओ ये गलती करे कि मान लो अगर 2 आरोपी पकड़े हैं, उनसे अलग अलग क्वांटिटी मिली है ओपियम की, अगर आईओ उनकी जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग रिकॉर्ड ना करके, जैसा सेक्शन 50 में प्रावधान किया गया है, अगर वो अलग अलग रिकॉर्ड ना करे और दोनों आरोपियों की जो स्टेटमेंट है वो एक ही में रिकॉर्ड कर ले ज्वाइंटली, तो तब ये एक इलीगैलिटी है जिसका फ़ायदा अक्यूज़ को मिलता है। यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि चाहे कितने भी आरोपी हों एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े गए हों, उनका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है वो अलग अलग करनी है, ज्वाइंटली उनकी स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। भी उसकी रिकवरी होती है कॉन्ट्राबैंड की अक्यूज से, तो तब जो है इंडिपेंडेंट विटनेस होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें
टेस्टिमोनी जो ऑफिशियल विटनेस की टेस्टिमोनी है उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए पकड़े जाने के टाइम को लेकर या सर्च के टाइम को लेकर, या जितनी भी पुलिस की प्रोसीजर हैं उनको वो जो है ना हू बहू सभी आरोपियों जो सभी विटनेस हैं उसमें वो मेल खाना चाहिए। उनमें कोई किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। और इसमें एक और प्रावधान है कि एफएसएल रिपोर्ट जब पॉजिटिव आती है तो उसके साथ क्या लगा होना चाहिए सेक्शन 29 का फॉर्म भी साथ में लगा होना चाहिए, तभी वो मान्य होगी। जो आईओ सेक्शन 29 का फॉर्म तैयार करता है ऑन द स्पॉट, वो भी उसके साथ एफएसएल रिपोर्ट के साथ लगा होना चाहिए, जो कि कोर्ट में जमा करनी होती है। और इसलिए जो है अगर ये खामियां हैं प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में तो तब जो है आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है और वो सज़ा से बच सकता है। यानी कि अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ कि सेक्शन 50 का पूरी तरह से कंप्लाइंस होना चाहिए और जो टेस्टिमनी है ऑफिशियल विटनेस की वो एक्शन नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो है इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए रिकवरी के टाइम में। और चौथा जो है एफएसएल रिपोर्ट के साथ फॉर्म भी होना चाहिए सेक्शन 29 का, जो आईए द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो इसका जो लाभ है वो आरोपी को मिलता है और वह सज़ा से बच सकता है। ये बात हुई सेक्शन 18 की। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 29 की। सेक्शन 29 क्या होता है कि जब आरोपियों को पकड़ा जाता है ओपीएम के साथ या जो है ओपीएम पॉपी के साथ पकड़ा जाता है, तो वो किसी ना किसी का नाम लेते हैं कि हमने उस व्यक्ति से ये परचेज़ की है कॉन्ट्राबैंड, तो वो व्यक्ति 29 के तहत गिरफ्तार किया जाता है। उसमें क्या है कि खाली डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर किसी भी व्यक्ति को वो जो है मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता, उसको सेंटेंस नहीं की जा सकती। इसलिए पुलिस को इंडिपेंडेंट विटनेस भी देने ज़रूरी होते हैं। खाली अक्यूज़ ने कहा कि मैंने उससे ख़रीदी है, इससे ये साबित नहीं होता कि वो व्यक्ति दोषी है और उसको सज़ा मिलना चाहिए। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट विटनेस को होना बहुत ज़रूरी है एविडेंस में। अगर नहीं है तो इसका फ़ायदा आरोपी को मिलता है सेक्शन 29 के तहत। और जो रिकवरी है कॉन्ट्राबैंड की वो भी होनी चाहिए। अगर कोई रिकवरी नहीं हो रही है सेक्शन 29 में और कोई भी दूसरा प्रूफ नहीं है कि ये व्यक्ति किसी कॉन्ट्राबैंड के सेल और परचेज़ में इन्वॉल्व है, तब जो है वो तब भी इसका फ़ायदा अक्यूज़ को मिलता है और वो सज़ा से बच सकता है। और इसमें अगर आरोपी के खातों की जांच की जाती है या उसका जो है कॉल डिटेल निकाली जाती है, वो भी एस्टैब्लिश ये करना चाहिए कि जो है ये व्यक्ति कॉन्ट्राबैंड की सेलिंग में और परचेज़ में या उसकी सप्लाई में इन्वॉल्व है, तभी आरोपी को सज़ा होगी। अगर ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, बैंक खातों में कोई ऐसे पैसे का आवागमन नहीं हुआ है या कॉल डिटेल में ऐसा कुछ नहीं है, तब जो है इसका फ़ायदा आरोपी को मिलता है। और जो अगर पैसे की रिकवरी होती है उस व्यक्ति से, तो तब भी जो है ये साबित करना कोर्ट में बहुत ज़रूरी है कि ये पैसा कॉन्ट्राबैंड के सेल और परचेज से इस व्यक्ति के पास आया है, तभी उसका जो है आरोपी को सज़ा हो सकती है। क्योंकि सेक्शन 30 जो है एविडेंस एक्ट का, वो ये कहता है कि द कन्फेशन मेड बाय वन अक्यूज्ड इज़ नॉट ए सब्सटेंटिव एविडेंस अगेंस्ट को अक्यूज्ड। एक अक्यूज़ ने कोई कन्फेशन की तो वो उसका एविडेंस दूसरे को अक्यूज्ड पे वो लागू नहीं होता। उसका जुर्म साबित करने के लिए आपको एक अलग एविडेंस देना पड़ेगा। इसलिए प्रूविंग ऑफेंस अगेंस्ट अक्यूज्ड विद इंडिपेंडेंट एविडेंस, यानी कि उसका दोषी साबित करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस होना चाहिए, तभी उसको सज़ा हो सकती है। खाली जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट पे ये चीज़ साबित नहीं होती। इसलिए सेक्शन 29 में आरोपी जो है दोष मुक्त हो सकता है। तो सेक्शन 29 में मैंने बताया कि जो
खातों की अगर जांच की जाती है उसमें ये साबित होना चाहिए कि ये पैसा कॉन्ट्राबैंड की सेल और परचेज से आया। दूसरा, इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए। तीसरा जो है, खाली डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर सज़ा नहीं हो सकती। चौथा जो है, अगर पैसे की रिकवरी हुई है तो वो ये साबित होना चाहिए कि ये पैसा कॉन्ट्राबैंड की सेल और परचेज से आया है। और इसमें जो है कई और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि उसकी जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट कब रिकॉर्ड की गई और कब अरेस्ट किया गया। और अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में और अरेस्ट के टाइम के तिथि में बीच में गैप है 4-5 दिनों का, तब भी ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी पे सस्पिशन क्रिएट करता है और ये वो जो है आरोपी के पक्ष में जाता है और वो सज़ा से बच सकता है।